नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश भर में दूध पर किए गए सर्वे में पता चला है कि 39% नमूनों में गुणवत्ता के मानकों का पालन नहीं किया गया, यानी जो पैरामीटर हैं उसके हिसाब से ये सैंपल खरे नहीं उतरते। वहीं 9.9% दूध के सैंपल असुरक्षित पाए गए, यानी इस दूध को पीने से शरीर को नुकसान हो सकता है। FSSAI ने मई 2018 में सर्वे की शुरुआत की थी। इसकी अंतिम रिपोर्ट 13 नवंबर को जारी की गई। देश भर से लिए गए 6,432 सैंपल की जांच हुई। सर्वे में दूध में 13 तरह की मिलावट की जांच भी की गई, जिसमें वनस्पति तेल, डिटर्जेंट, ग्लूकोज, यूरिया और अमोनियम सल्फेट जैसे तत्व शामिल हैं। सर्वे में ये बात भी सामने आई कि दूध में फैट और SNF मानक के मुताबिक नहीं है। भारत में रोजाना करीब 14.68 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है और देश में प्रति व्यक्ति दूध की खपत करीब 480 ग्राम है। अब सवाल ये है कि हम और आप जिस दूध का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो गुणवत्ता के मानकों पर खरा है? क्या वो 9.9% के उस पैरामीटर में तो नहीं आता? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इन्हें रोकने की जिन पर जिम्मेदारी है वो संस्थाएं क्या कर रही हैं? और अगर हमें दूध को पूरी तरह यानी कि 100% गुणवत्ता परख बनाना है या फिर उसे उपभोक्ता तक पहुंचाना है, तो रास्ते की रुकावट क्या है? हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विजयकांत मिश्रा साहब हैं, चेयरमैन है कमेटी ऑन एग्री बिजनेस एंड फूड, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। आपका स्वागत है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान है डॉक्टर उमेश कपिल जी हैं, प्रोफेसर हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एम्स से। आपका भी स्वागत है। डॉक्टर HG खोशिया हैं, कमिश्नर हैं फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, गुजरात से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्काइप से। बहुत बहुत स्वागत है। पवन कुमार अग्रवाल हैं, CEO फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत पवन जी मैं आपसे करना चाहूंगा। ये जो रिपोर्ट आप लोगों की सामने आई है और जिसे पार्लियामेंट में भी रखा गया, ये जो 39% का पैरामीटर, जिस पे मैं थोड़ा सा और चाहूंगा डिटेल, ये किस तरीके का पैरामीटर या मानक है जिन पर ये सैंपल्स खरे नहीं पाए गए? और क्या अगर स्टेट के लिहाज से देखें अलग अलग राज्यों में, तो कोई ऐसी बेल्ट खास तौर पर जहां ज्यादा दिक्कत समझ में आ रही है, या फिर कमोबेश एक जैसे हालात सभी राज्यों में हैं? देखिए, जो ये सर्वे किया गया था और जैसे आपने बताया कि मई 2018 से अक्टूबर नवंबर 2018 तक ये सर्वे हुआ, ये सबसे व्यापक सर्वे था। इससे पहले 2011 में जब FSSAI ने काम करना शुरू किया था, उस टाइम में भी एक सर्वे हुआ था और उसको लेकर देश भर में बहुत से जो है कंफ्यूजन अराइज कर रहा था। उसको दूर करने के लिए एक बड़े व्यापक रूप से ये सर्वे किया गया, जिसमें क्वालिटी के पैरामीटर्स और सेफ्टी के पैरामीटर्स दोनों ही देखे गए थे और उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया गया था। क्वांटिटेटिव एनालिसिस पहले सर्वे में नहीं किया गया था। तो ये देखने में आया है कि केवल 9.9% जो हमारे सैंपल्स हैं उसमें सेफ्टी का इश्यू पाया गया है। और अगर एडल्ट्रेशन की बात की जाए तो मात्र 12 सैंपल ऐसे पाए गए हैं जिसमें जो एडल्ट्रेंट्स आपने 13 बताए हैं वो एडल्ट्रेंट्स वहाँ पर मिले हैं। तो ये देखने में आता है कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्न का विषय नहीं है। हालांकि जैसा कि आपने कहा कि 100% दूध गुणवत्ता का होना चाहिए, 100% दूध सेफ होना चाहिए और इसके लिए इसमें आगे काम करने के लिए ये सर्वे बहुत ही लाभदायक होगा। जहां तक आपने 39% की बात की है जिसमें सेफ्टी इश्यूज नहीं है बट नॉन कंप्लायंट पाया गया है, उसमें मेनली फैट और SNF की मात्रा जितनी मानक के हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं मिली है। उसके कई कारण हो सकते हैं और उसके कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है और इसमें इस विश्लेषण करने के बाद में उसका उपाय निकाला जाएगा। जो मूल विषय है कि 9.9 जहां पर जो सैंपल अनसेफ पाए गए हैं उसमें भी देखा गया है कि जो सेफ्टी के कंसर्न्स हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव पैरामीटर भी लिए गए थे, हालांकि जो हमारी लिमिट्स हैं उससे ज़्यादा उसमें कंटेमिनेंट पाया गया है,
लेकिन ऐसी बहुत मात्रा में नहीं था कि जिससे कि इमीडिएटली कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत हो। तो वो उसमें एंटीबायोटिक रेजिड्यू पाए गए हैं 1.2% सैंपल्स में। पेस्टिसाइड्स मात्र एक सैंपल में पाया गया, वो बहुत ही अच्छी बात है। और जो एफ्लाटॉक्सिन जो है, जो फीड से आता है, उसकी मात्रा 5.7% सैंपल में पाई गई है। वो थोड़ा सा चिंता की विषय है, क्योंकि ये एफ्लाटॉक्सिन अगर फीड प्रॉपर नहीं होता है, अगर फॉडर ठीक नहीं होता है, वहां से एफ्लाटॉक्सिन दूध में आ जाता है। उसके लिए फीड और फॉडर को रेगुलेट करना, उसके स्टैंडर्ड्स कायम करना, वो बहुत ज़रूरी है। जो तीसरी चीज़ पाई गई है वो अमोनियम सल्फेट पाई गई है। उसकी वो कहाँ से आया है उसकी जानकारी अभी ठीक प्रकार से मिल नहीं रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं कि जैसे यूरिया या जो फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं वो लीचिंग होकर पानी में चले जाते हैं, पानी के जरिए अमोनियम सल्फेट आ रहा है या अमोनियम सल्फेट मिलाया जा रहा है। इसका अभी बहुत अच्छे से अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा है पवन जी। लेकिन जो भी हो, ये एक जो सर्वे किया गया है बहुत व्यापक, इससे हमें जो जानकारी मिली है उसको लेकर हम जो देशवासियों को 100% दूध स्वच्छ हो और वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, इस बारे में काम कर सकते हैं। एक छोटा सवाल, उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे ले जाना चाहूंगा दूसरे मेहमानों के पास। ये जो सैंपलिंग हुई और जो रिपोर्ट आपके पास है, यानी हम सबके सामने है, पैक्ड अगर मिल्क की बात करूं और जो कि नॉर्मल मिल्क है, ओपन मिल्क जिसे बाजार में कहते हैं, जो दूध ही आया तमाम सोर्सेज के जरिए हम लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों में कोई मेजर फर्क दिख रहा है सैंपल और जो रिजल्ट हैं, या कमोवेश हालात दोनों में एक जैसे हैं? कविंदर जी, इस बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं या दूसरे पैनल? नहीं पवन जी, मेरा सवाल आपसे है ये। अच्छा, तो इसमें मतलब चिंता की विषय ये है कि इसमें प्रोसेस्ड मिल्क में कुछ ज़्यादा कमियां पाई गई हैं और जो कि पर्टिकुलरली अनसेफ मिल्क प्रोसेस्ड में कुछ ज़्यादा पाया गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। उसकी जानकारी हम जो प्रोसेसिंग सेक्टर के बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, उनके यहाँ पर कहाँ पर क्या कमी है जिसको पूरी की जा सके। जी पवन जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। SNF का सवाल है। हाँ, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। विजयकांत मिश्रा जी, हमने सुना जो सीईओ ने साफ कहा, सैम्पलिंग और उसके अलावा 10% यानी कि 9.9 और जो 39% पैरामीटर यानी कि कहीं ना कहीं जो मानक है उसके लिहाज से। लेकिन बड़ा खतरा ये है कि जो प्रोसेस्ड मिल्क, जिन्हें की गुणवत्ता के लिहाज से 100% देने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और कानूनी तौर पर भी वो बंधे हुए हैं, क्यों ऐसा है? ये आपका सवाल ये बहुत अच्छा है। इस रिपोर्ट आने के बाद इससे कम से कम हम लोग उन बिंदुओं पे एक डिस्कशन कर रहे हैं जो बिंदु बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी एग्री उत्पाद की प्रोसेसिंग यूनिट है, चाहे वो दूध प्रोसेसिंग हो, ये भी एक एग्री उत्पाद की प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका रॉ मटेरियल किसानों से आता है। कोई भी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल जब किसानों से लेती है तो वो रॉ मटेरियल किसानों पे आधारित हो गया। जब किसानों पे आधारित है तो हमारे मानक जो हमें फाइनल प्रोडक्ट में देने हैं, उन मानकों के आधार पे हम अपनी टेस्टिंग जो रॉ मटेरियल की है वो करते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां आज सबसे ज़्यादा मिल्क की प्रोसेसिंग करके घर घर मिल्क पहुंच रहा है, इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने रॉ मटेरियल की गुणवत्ता जांच सकते हैं। उस रॉ मटेरियल की गुणवत्ता जांचने में कुछ केंद्र बिंदु रहते हैं जिनको हम लोग जांच में लेते हैं और उनके हिसाब से एक इसकी किट्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जो टेस्टिंग किट्स हैं वो किसानों को भी मुहैया कराएं ताकि किसान भी अपना जो उत्पाद है उसको टाइम टू टाइम टेस्ट कर सकें। अब हमें इसको दो हिस्सों में बांटना है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि जो दूध का रॉ मटेरियल आ रहा है वो भी इन्हीं दोनों सेक्टरों से आ रहा है। एक जो गांव में डेयरी का उत्पाद जैसे गुजरात हो गया या
जहाँ पे डेयरी फेडरेशन अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक समझ किसानों को है। और किसानों को हमें लेना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर की तरह, क्योंकि किसान आज अनपढ़ नहीं रह गया है, वो एक एंटरप्रेन्योर हो गया है। वो अपना नफा नुकसान जोड़ के रॉ मटेरियल कंपनियों को बेचता है। तो किसान को जब नफा नुकसान देखना है तो वो अपना क्वांटिटी और अपना जो माध्यम टेस्टिंग का है उनके मिनिमम बिंदुओं को ध्यान में रखता है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर का किसान है जहां पे उतनी गुणवत्ता की रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उसमें हम किसान को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल पानी, जो चारा है, पानी है, और जो भी गाय या पशुधन जानवर पशुधन ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसके इंटेक पे आधारित है। तो इसको हम बहुत सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम दो चीज़ों में इसको बांटते हैं। एक, जो हमारे हाथ में है, किसान के हाथ में रॉ मटेरियल में है कि वो कोई खराब चारा ना खिलाए, खराब पानी ना डाले। तो अब जानवरों को पानी पिलाने के लिए कितनी लिमिटेशंस है ये हम सबको पता है, वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी में कंटेमिनेशन बहुत जगह है। और ये जो हैवी मेटल के इश्यूज आ रहे हैं, ये पानी के कंटेमिनेशन से आ रहे हैं, इसको किसान दूर करने में सक्षम नहीं है। जहां तक रहा दूसरे यूरिया या दूसरे उत्पादों की वजह से कोई अगर केमिकल पानी में जा रहा है, तो किसान उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, और कंपनियां भी बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करने में सक्षम नहीं है। तो ये एक बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन मिश्रा जी, मेरा सवाल थोड़ा सा इससे अलग है। मैं उपभोक्ता के तौर पर जब किसी एक कंपनी को जो कि प्रोसेस्ड मिल्क मुझे दे रही है, तो मेरा अधिकार है कि वो जो उस पर लिख रही है और जो उसकी गुणवत्ता है वो 100% होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी उसकी है, और ये चेक करने का काम भी उसी का है कि रॉ मटेरियल में गड़बड़ी है, वो किसको ले रही है, क्यों ले रही है, क्योंकि उसके लिए वो प्रॉफिट बुक कर रही है, उसके लिए मुनाफा ले रही है। तो फिर उन कंपनियों पर कितनी इसकी जिम्मेदारी या जवाबदेही होनी चाहिए, और जो हमने देश में मिलावट को लेकर कड़े कानून सरकारों ने बनाए हैं, फिर उन्हें अमली जामा या उतारने में हकीकत में दिक्कत कहाँ है? किसी तरह की कोई बड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई, उनके माल को बंद करना या बैन करना, क्या ये कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, आज जो FASSI की स्थापना हुई है वो इसीलिए हुई है कि इंडस्ट्री के साथ मिलके जो उपभोक्ता है उसको एक गारंटीड प्रोडक्ट उपलब्ध हो। उसके लिए हम दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो विभाग हैं जो सीधे किसानों से जुड़े हैं या जो सीधे उन लोगों से जुड़े हैं जहां पे रॉ मटेरियल की उपलब्धता होती है, उन सबको भी इसमें शामिल होना होगा। ओके। डॉक्टर HG कोशिया हमारे साथ हैं, आप गुजरात से हैं। सर, जो ये तमाम बातें आ रही हैं गुणवत्ता को लेकर या मिलावट या एट पार नहीं है, जो पैरामीटर हैं शुद्धता को लेकर दूध की, ये क्या वाकई ग्राउंड लेवल यानी कि जमीन से जहां पर कच्चा माल जहां से आ रहा है वहां पर ज्यादा दिक्कत दिखती है, या कि प्रोसेसिंग यूनिट और उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, चेन का वो हिस्सा, वहां पर ज्यादा दिखती है? आज हम देखें तो भारत सरकार, FSSAI, स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी, सब कमिटेड है लोगों को एक सेफ फूड मिले। तो एक मिल्क भी इम्पोर्टेंट फूड आर्टिकल है जो वाइडली कंज्यूम बाय वन एंड ऑल। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब ये मिल्क यूज करते हैं, डेली कंजम्पशन के आइटम है। तो गुजरात में एज ए फूड सेफ्टी टीम मिल्क हमारे सर्वेलेंस में कायम रहते हैं। हम काफी सर्वे करते हैं, मिल्क के सैंपल रेगुलर उठाते हैं। तो हमारे जो वहाँ जो फेल्यूर रेशियो है तो 8 to 10% के बीच में आता है। यूजुअली 8-10 भी काफी सालों से देखते हैं। मगर एक सही बात वो है, इसके अंदर जो अनसेफ की मात्रा है इट इज लेस देन 0.1%। जो एडल्ट्रेशन स्वास्थ्य को हानिकारक है, ऐसे अनसेफ सैंपल है मिल्क के अंदर, लाइक यूरिया और डिटर्जेंट, तो ऐसे बहुत कम सैंपल आते हैं। जो सैंपल फेल होते हैं मोस्टली बिकॉज ऑफ पानी, फैट या एसएनएफ से फेल होते हैं। इसके अंदर दो तरीके के हैं। एक तो इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, जो लोग पानी डालते हैं मिल्क फैट निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं। और सम अनइंटेंशनल है, जैसे साहब ने सही बात बताया कि पेस्टिसाइड रेसिड्यू का ये बात टेस्ट किया, एंटीबायोटिक का टेस्ट किया, अल्फाटॉक्सिन का बात किया। एक कोई किसान ऐड नहीं करता है, कोई एडिटर उसको ऐड नहीं करता, मगर इट्स ए जो एनिमल है, जो मिल्किंग एनिमल है, उसके फॉडर से, फीड से अंदर आता है, पानी से अंदर आता है। तो वी नीड टू क्लोजली वर्क विद द इंटरन मिनिस्ट्री लाइक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, फूड सेफ्टी अथॉरिटी, हेल्थ डिपार्टमेंट, एंड जो पैरामीटर्स हमारे भी है उसको भी सही ढंग से हम करें। और बाय एंड लार्ज जो दूध मिलता है गुजरात के अंदर, हमारा उसके ऊपर काफ़ी उसके ऊपर देखभाल रहता है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने भी अभी लास्ट ईयर के अंदर
और इस साल के अंदर सब स्टेट को फूड सेफ्टी ऑन व्हील दिया है। इसके अंदर मिल्कोमीटर है, उसके अंदर जो मिल्क की एडल्ट्रेशन है वो ऑन द स्पॉट हम कर सकते हैं। गुजरात के अंदर भी 2 फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है और मार्केट में घुमाते हैं। जो किसान जो दूध देने के लिए आते हैं वहां भी हम टेस्ट करते हैं। तो हमको पाया गया कि ऑलमोस्ट 20 to 26% सैंपल के अंदर पानी या फैट एसएनएफ का प्रॉब्लम आता है। दूसरा ज्यादा इतना होता नहीं है। मगर वो जो डेयरी की बात कर रहे हैं तो डेयरी भी गुजरात के अंदर जो 34 प्लांट्स लगे हुए हैं कॉफी डेयरी बड़ी बड़ी, उसका भी हम पीरियडिकल इंस्पेक्शन करते हैं, उसको भी कॉम्प्लायंस नोटिस हम देते हैं, उसका भी सैंपल डेयरी से भी उठाते हैं, मार्केट से भी उठाते हैं। बट बाय एंड लार्ज जो मिल्क की क्वालिटी है तो इतनी चिंताजनक नहीं है। सर एक सवाल मेरा था कि जिस तरीके से, क्योंकि गुजरात सबसे बड़ा राज्य माना जाता है जहाँ पर दूध की क्रांति के साथ शुरू हुआ सफ़र और दूसरे राज्यों तक गया, जो मिल्क सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूँ, एवरेज जो रूटीन आपकी सैम्पलिंग होती है वो किस तरीके से है और महीने में कितनी बार होती है? क्योंकि हमने देखा कि कई राज्यों में इसमें बहुत ज़्यादा लैक है और शायद इसके चलते मामले कुछ राज्यों में ज़्यादा हैं और कुछ राज्यों में कम हैं। फूड सेक्टर की हम बात करें तो इट्स अ वेरी बिग एंड वेरी ह्यूज सेक्टर। काफी दिन उठ से काफी चीज खरीदते हैं, बाय करते हैं, खाते हैं। तो एक मिल्क है जो कॉमनली कंज्यूम आइटम है, तो हमारे सब फूड सेफ्टी ऑफिसर को हमने मैंडेट दिया है, उसको महीने का हर फर्स्ट सैंपल विदाउट कंप्लेन कुछ भी है मैंडेटरी उसको मिल्क का ही उठाना है। ऐसे हम सर्वे भी करते हैं। तो एवरेज पर ईयर ऐसे हम लीगल सैंपल की बात करें तो अराउंड 1000 सैंपल हम लीगल मिल्क के उठाते हैं। सर्वे के दौरान ऐसे हम अभी लास्ट मंथ में भी हमने सर्वे किया मिल्क का, तो ऑलमोस्ट 600 सैंपल हमने उठाए 15 दिन के अंदर। ऐसे हमारा जो फूड सेफ्टी ऑन व्हील है तो 2 व्हीकल यूज करके हम ऑलमोस्ट वी हैव स्क्रीन ऑलमोस्ट 6000 सैंपल्स। तो ये हमारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के अंदर है। काफी कोई लोग आके उसको डेलिबरेटली पर्पसफुली डिटेक्शन करके ओके सर, यानी क्या करेंगे, सालाना करीब 6000 से ज्यादा सैंपल राज्यों में उठाए जाते हैं, जो कि एवरेज है, इससे ऊपर जाता है कई बार। डॉक्टर उमेश कपिल, अब मैं आप पर आना चाह रहा हूं। जो बातें हमें बताई पवन जी ने, किस तरह की मिलावट है या पैरामीटर में कमी या उसके मार्कों में कमी, इंस्टेंट अगर मैं कहूं ये किस तरीके के हार्म पहुंचा सकती है हमें, आपको, बच्चों को, बुजुर्गों को, और लॉन्ग रन में इसके सिम्टम्स किस तरीके के हैं? या फिर कहें कि बहुत ही हल्की सी बात है, मिलावट हो रही है, 9% पैरामीटर पे नहीं आ रहे हैं, 39 में मानक कम है, तो ये चिंता की बात नहीं है। एक डॉक्टर के हैसियत से क्या सजेशन है आपकी, क्या राय है इस पे? देखिए, ऐसा है कि अगर हम देखें देश के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो मिल्क है बाय एंड लार्ज इट कन्फर्म्स टू द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स, क्योंकि उसके लिए जो पनिशमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको वो चांस नहीं लेता है। जो दूध आया उसके पास, उसने प्रोसेस किया और उसके बाद उसने जो बेचा, वो उसमें चांस बाय एंड लार्ज नहीं लेते हैं। जो लोग वेल स्टैब्लिश्ड हैं, अमूल है, मदर डेयरी है, पारस है, जो भी जितने भी मिल्क वाले हैं, वो चांस नहीं लेते हैं। नंबर 1। जो मेन मुद्दा आता है कि जो एक गरीब किसान है वहाँ से जब दूध चलता है तो एक बीच में सप्लायर है, ब्रोकर है, जो सबके दूध इकट्ठे करके वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट को देता है और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को देता है। उसको अपना जो दूध किसान से लिया और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में लिया, उसमें उसको टाइम चाहिए होता है 24 आवर्स, 48 आवर्स। उसके लिए वो फैसिलिटी नहीं है कि उसको डीप फ्रीज करे या -4 पे रखे या 4 पे रखे और उसको ले आके ट्रांसपोर्ट करे। वो क्या करता है कि उसके अंदर कुछ पदार्थ मिला देता है, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो खराब ना हो, फॉर्मल है, वो खराब नहीं, वो पैसे बचाता है अपना, वो खराब हो। अब एक तो एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें, जहाँ तक सवाल है कि FSSAI ने जब 2011 में जब सर्वे किया था तो अबाउट 70% सैंपल्स वर सब स्टैंडर्ड। 2018 में किया है तो अबाउट 49%, सो देयर इज अ इम्प्रूवमेंट। उसके अलग इश्यूज हैं कि कहाँ से सैंपल लिया गया, कौन सी जगह से लिया गया, प्रोसेस लिया गया, अनप्रोसेस लिया गया और ऑर्गेनाइज सेक्टर से लिया गया। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, व्हाट आर द हेल्थ इम्पैक्ट? बाय एंड लार्ज जो कंटेमिनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, ठीक है, अगर ये लार्ज क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है डिटर्जेंट, तो इट में कॉज गैस्ट्रोएंटेराइटिस।
पर हमारे दूध हम इतना कंज्यूम नहीं करते हैं कि हम लार्ज क्वांटिटी में डिटर्जेंट लेते हैं। मुश्किल वाली बात है जहाँ पे यूरिया वाला ये एक दूध के समान पदार्थ बना के बेचा जाता है, वो ज़्यादा खतरनाक है जी, वो ज़्यादा खतरनाक वो है। ज़्यादा खतरनाक है, वो हमारी किडनीज के ऊपर अफेक्ट करता और जो है। प्रिजर्वेटिव दूध को खराब ना या खराब होने से बचने के लिए मिलाया जाता है, उसके क्या इफेक्ट हैं? देखिए ऐसा है कि इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं है, जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है कि वो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फॉर्मेलिन होता है, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट ये जानते हैं कि अगर डिटर्जेंट लार्ज क्वांटिटी में अगर आदमी खाता है तो उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है, एंड देयर हैव बीन रिपोर्ट्स विच हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि अगर हम रोज उतनी क्वांटिटी के अंदर हम दूध ले रहे हैं, ठीक है, तो हमको क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं। और WHO ने भी कहा है कि इंडिया को अपना जो क्वालिटी ऑफ फूड है, जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर उनका प्रेवलेंस बढ़ सकता है। अब ऐसे में विजयकांत जी, क्योंकि इंडस्ट्री का एक बड़ा रोल है और जिस तरीके हमने देखा कि पूरा का पूरा सेक्टर ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, भले ही वो नए स्टार्टअप हों या छोटे छोटे ग्रुप सामने आ रहे हों, ये जो 100% शुद्धता की बात है, गुणवत्ता की बात हम कर रहे हैं, इसे इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत क्या है? स्टेट लेवल पर सरकारों का लोड, या फिर पॉलिसी के लेवल पर, या फंडिंग, या जो सबसे बड़ी समस्या है कि ग्राउंड जीरो से जो कोल्ड चेन का सिस्टम है वो हम अब तक डेवलप नहीं कर पाए, जिसके चलते शायद ये दिक्कत ज़्यादा आ रही है? देखिए, मैं इसमें एक बात बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि जो मिल्क इंडस्ट्री है इंडिया की, ये मिल्क इंडस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्री है, एंड हम लोग नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर पूरी दुनिया में हैं। तो ये सब तब सभी संभव तभी हो पाया है जब हम लोगों ने एक साथ काम किया है। तो इसमें किसी को अलग नहीं किया जा सकता, चाहे सरकार का कोई भी विभाग हो, सभी लोगों ने साथ में काम किया है, कृषि मंत्रालय हो या स्वास्थ्य मंत्रालय में FSSAI हो या इंडस्ट्री हो। अब सवाल आया कि ये कंटेमिनेशन या ये कोई गुणवत्ता में कमी क्यों है? तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक मिल्क इंडस्ट्री ऐसी है जो आपने सुना होगा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे सफल रहा है मिल्क इंडस्ट्री में। तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट ने इस सेक्टर को बहुत ऑर्गेनाइज किया और बहुत फायदा पहुंचाया। आज क्या है, हमारी इंडस्ट्री में 100% रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती है। कहीं कोई भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल इनटेक जो मिल्क का है वो इस तरह से नहीं होगा जहां टेस्टिंग नहीं हो, और मल्टीपल लेवल टेस्टिंग का प्रावधान है इसमें। जो दूध के कलेक्शन सेंटर्स हैं वहां टेस्टिंग होती है, वहां चिलर्स लगे होते हैं, वो कोल्ड चेन का प्रोसेस का एक पार्ट है, और उन चिलर्स के बाद जो मूवमेंट होता है वो भी एक रेफ्रिजरेटेड जो ट्रक्स हैं उसमें मूवमेंट होता है। तो वहाँ कहीं कोई संभावना नहीं है कि कंटेमिनेशन हो। अब सवाल आता है कि फिर भी कंटेमिनेशन है, हम भी मानते हैं कि ज़रूर होगा, क्योंकि किसान का जब उत्पाद है उसमें कहीं ना कहीं हम यूरिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम किसानों के इस्तेमाल पे जाते हैं तो हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड इस्तेमाल नहीं है जो हमारे किसी भी तरह के कीटनाशक है। तो ये ना होने से कीटनाशक की कई बार मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है अनजाने में। आपका अवेयरनेस ग्राउंड पर, अवेयरनेस ग्राउंड पे, तो किसान को अवेयरनेस प्रोग्राम हर इंडस्ट्री अपने अपने लेवल पे चलाती है, चाहे वो दूध की इंडस्ट्री हो या अनाज की इंडस्ट्री हो, सब लोग चला रहे हैं। ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए भी ये एक चैलेंज हो गया है। पवन जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूंगा, क्योंकि जब ये रिपोर्ट आप लोगों ने सामने रखी है तो जाहिर है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई प्लान भी होगा या सुझाव होंगे। क्या बड़े सुझाव, बहुत संक्षेप में सर, स्टेट लेवल पर या सेंटर पर या फिर जो इंडस्ट्री है उसके नज़रिए से बदलने की ज़रूरत है, ताकि हम नंबर 1 ज़रूर हैं प्रोडक्शन पर, लेकिन क्वालिटी पर भी नंबर 1 हमें होना होगा? देखिए, पहले में डॉक्टर उमेश कपिल साहब ने जो पॉइंट रखा था उस बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि यूरिया पेरोक्साइड और ये ऐसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ऐसे एडल्ट्रेंट्स हैं जिनकी वजह से स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, बहुत हानि हो सकती है। सुगत बात यह है कि यूरिया के मात्र 2 सैंपल, डिटर्जेंट के 3 सैंपल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मात्र 6 सैंपल फेल हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में जो हमने सर्वे किया है, मात्र ये जो 8-10 सैंपल फेल हुए हैं,
इसका मतलब कहा जा सकता है कि जो एडल्ट्रेंट जिनकी वजह से स्वास्थ्य की हानि हो सकती है वो इस सर्वे में नहीं पाए गए हैं। वो एक सुखद खबर है। ओके। तो इसमें वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि WHO की जो एडवाइजरी का जिक्र डॉक्टर कपिल ने किया, WHO ने ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं की है कि दूध की गुणवत्ता को लेकर या वो एडल्ट्रेशन को लेकर उसकी वजह से लॉन्ग टर्म कोई इम्पैक्ट हो सकता है। ऐसा कुछ अखबारों ने लिखा था, वो बिल्कुल गलत था। और इस तरह की चीज़ें अगर ना लिखें मीडिया और इसकी चर्चा ना हो तो अच्छा रहेगा, जिससे कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है अपने खाद्य पदार्थों के ऊपर वो बना रहे। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो साथ में पैनलिस्ट हैं सब लोगों ने ही बोला कि किसान और उनकी जो समस्याएं हैं उसको देखने की ज़रूरत है और उनके हाथ में बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं। मैं बिल्कुल एकमत हूँ उनसे, लेकिन जो चिंता का विषय है इस सर्वे के माध्यम से जो नज़र आया है कि प्रोसेस्ड मिल्क, जिसका बार बार कविंद्र जी आपने भी जिक्र किया है कि प्रोसेस्ड मिल्क जो हमारे मिल्क प्रोसेसर्स चाहे कॉपरेटिव्स हों या प्राइवेट डेयरीज हों, उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रोसेस्ड मिल्क पूरी तरह से मानक पर पूरा होना चाहिए। उसमें जो कमियां पाई गई हैं, चाहे रॉ मिल्क से कम कमियां पाई गई हों, वो एक चिंता का विषय है और उसको ठीक करने के ऊपर हम जुटे हुए हैं, उनके साथ में जो है बातचीत कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही हमने इसके बारे में एक सेमिनार भी किया था, उनके साथ में ये रिपोर्ट इंडिविजुअल ब्रांड वाइज तो नहीं शेयर की है, इंडिविजुअल ब्रांड वाइज डिटेल्स हम उनके साथ में शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन इसको पूरी तरह से प्रोसेस्ड मिल्क की गुणवत्ता रखी जा सके, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। चलिए पवन जी, उम्मीद करते हैं कि जो किसान वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, लेकिन जो आपने कहा कि पूरी कोशिश FSSAI की है कि गुणवत्ता पूरी 100% ले जाने की कोशिश होगी और उसके लिए जो इंडस्ट्री यानी कि पैक्ड मैं कहूँ कि मिल्क की बात हो रही है, उनका जो रोल है वो एक बड़ा है और सरकारी जो बाधा या फिर नियम है उसके हिसाब से उन्हें काम भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि भारत में जो हम दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना शुद्ध है और अगर उसमें कोई कमी है या खामी है वो किस लेवल पर है, उसे दूर करने के लिए क्या और किन प्रयासों की जरूरत है। हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देख सकते हैं, साथ ही अपनी राय, सुझाव या आलोचना हमें आप मेल कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।